वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्व प्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स, पेपर सेकंड, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है भारत में नियोजन, प्लानिंग इन इंडिया, जिसके 3 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम ले रहे हैं इसका चौथा पार्ट और इसमें हम ले रहे हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 2007 से 2012 की अवधि के लिए था। इसके अंतर्गत जो प्रमुख उद्देश्य रखे गए वो इस तरह से हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में 9% की औसत वार्षिक समवृद्धि दर यानी कि ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा गया, जिसे योजना के अंतिम वर्ष 2011-12 में इसे बढ़ाकर 10% किया जाना था। दूसरा, कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर 4.1% करने का लक्ष्य रखा गया था। उद्योगों व सेवाओं के क्षेत्र में 9% से 11% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। पूंजी निर्माण की दर 36.7% और बचत वृद्धि दर 34.8% करने का लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा गया। निर्धनता अनुपात में 10% की कटौती का लक्ष्य रखा गया। रोजगार के क्षेत्र में 7 करोड़ नए अवसर सृजित करने की बात कही गई। इसके अलावा साक्षरता दर को 75% तक लाना 11वीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा में जो ड्रॉप आउट रेट होती है उसको 20% से नीचे लाने की बात कही गई। 2009 के अंत तक सभी को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ ही इस योजना के अंत तक सभी गांवों का विद्युतीकरण करने का भी लक्ष्य अपनाया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी जो है प्रमुख रूप से एक लक्ष्य माना गया और शिशु मृत्यु दर को घटाकर 42 प्रति 1000 करने का लक्ष्य रखा गया। तो इस प्रकार 11वीं योजना उच्चतर विकास दर के साथ साथ अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए समावेशी समृद्धि यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ की एक तरह से 2 तरफा रणनीति पर आधारित है। अब हम लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 2012 से 2017 तक रहा। इसमें जो प्रमुख उद्देश्य रखे गए वो इस प्रकार है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 8% की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य इस योजना में रखा गया। कृषि के क्षेत्र में 4% और औद्योगिक क्षेत्र में 10% की औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट, योजना अवधि में गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार अवसरों का सृजन और इतने ही लोगों को
कौशल विकास प्रमाण पत्र देने की बात कही गई। योजना के अंत तक निर्धनता अनुपात में पहले की तुलना में 10% की कटौती करने का लक्ष्य भी इसके अंतर्गत रखा गया। फिर योजना के अंत तक शिशु मृत्यु दर को घटाकर 25 प्रति हजार, मातृ मृत्यु दर को घटाकर 1 प्रति हजार तथा 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिंगानुपात को 950 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नेक्स्ट, योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 तक लाने की बात कही गई। फिर आधारभूत संरचना क्षेत्र में यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर जीडीपी के 9% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। योजना के अंत तक सभी गांवों में विद्युतीकरण करने का लक्ष्य भी रखा गया और साथ ही योजना के अंत तक सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया। तो इस तरह 12वीं योजना के अंतर्गत तीव्र, अधिक समावेशी और सुस्थिर विकास की रणनीति को अपनाने पर जोर दिया गया था। अब हम लेते हैं कि विभिन्न योजनाओं में आर्थिक क्षेत्रों के अनुसार सार्वजनिक परिव्यय का आवंटन यानी कि एलोकेशन ऑफ पब्लिक आउटले इन डिफरेंट प्लान्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स। इसको हम एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। इस टेबल के अंतर्गत हमने विभिन्न योजनावार सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक परिव्यय का विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के अनुसार आवंटन यानी कि सेक्टरल एलोकेशन को हमने दिखाया है और इसमें हमने कुल सार्वजनिक व्यय के प्रतिशत के रूप में इसको शो किया है। तो इसमें हम जो है विभिन्न जो है कॉलम्स हैं, इनमें हम देख रहे हैं कि पहले कॉलम में हमने लिया है मदों को सॉरी, जिसमें हमने कृषि और संबंधित कार्यक्रम और सिंचाई, बाढ़ और इस तरह से हमने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को जो है शामिल किया है। और दूसरे कॉलम में हम देख रहे हैं कि प्रथम योजना, फिर द्वितीय योजना, फिर तृतीय योजना, फिर 3 वार्षिक योजनाओं को, फिर चतुर्थ योजना और इस तरह से विभिन्न योजनाओं को हमने लिया है और इन सभी के डेटा को हमने एक साथ इसमें रखा है। अब अगर हम इस टेबल को देखें तो पहला इसमें कृषि और संबंधित कार्यक्रम है, जिसमें प्रथम योजना में जो कि 1951 से 56 की समयावधि के लिए थी, उसमें सार्वजनिक व्यय का 14.8% भाग जो है वो इस पर व्यय किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि द्वितीय योजना और तृतीय योजना में ये थोड़ा कम हुआ है। फिर जो है चतुर्थ योजना में ये वापस लगभग उसी अनुपात में आ गया है और लगभग जो है यह इसी अनुपात में 10वीं योजना में और 11वीं योजना में भी बना हुआ है। इसके बाद हम लेते हैं जैसे कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में प्रारंभ में जैसे कि ये 22.2% है, फिर द्वितीय योजना में 9.2% है, तृतीय योजना में ये और कम हो गया है और 7.8% है, फिर वार्षिक योजनाओं में यह और कम होकर 7.1% है और फिर वापस से इसमें चतुर्थ योजना से इसमें वृद्धि हुई है और ये लगभग जो है अंत तक 7% से 10% के बीच में रहा है। तो इस टेबल को देखने से आगे अगर हम जो है उद्योग और खनन को देखें तो उद्योग और खनन जिसमें ग्रामीण और लघु उद्योग दोनों शामिल हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि प्रथम योजना में
9% जो है वो वार्षिक कुल सार्वजनिक व्यय का हिस्सा था यह। और जो पंचम योजना में देखें तो ये बढ़कर हो गया 24.7%। और उसके बाद ये पाँचवीं योजना में फिर 24.3%, और उसके बाद जो है ये प्रतिशत जो है कम होता गया है। और 10वीं योजना में जो है यह 3.9% के लगभग रहा है। तीसरा पॉइंट अगर हम शक्ति को लें तो शक्ति पर व्यय शुरू की 2 योजनाओं में हम देख रहे हैं कि 8 से 10% के लगभग रहा, लेकिन तीसरी योजना में यह बढ़कर हो गया 14.6%। और 1966 के बाद यह निरंतर जो है लगभग 19% के लगभग रहा है। आसपास जो है करीब करीब जो है ये 18.6, 18.8, 18 पॉइंट करीब करीब जो है इसी जो रेशियो में बना हुआ है। फिर छठी योजना में अगर हम देखें तो चूँकि शक्ति पर ऊर्जा के अन्य स्रोत जैसे पेट्रोलियम, कोयला, गैर परंपरागत स्रोतों सहित यह जो प्रतिशत है वह हो रहा है करीब 28% के लगभग, है ना। और ये 28% जो है ऊर्जा पर व्यय राशि का अनुपात है, जिसमें पेट्रोल, कोयला और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को शामिल किया गया है। अब परिवहन और संचार को अगर हम देखें तो प्रथम योजना में यह 26.4%, द्वितीय योजना में 27.0% और तृतीय योजना में यह 24.6% है। और बाद की योजनाओं में जो हम देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे कम होकर 17-18 के लगभग जो है 17 से 20 के लगभग है। और फिर वापस से 10वीं योजना में 21.3% और 11वीं योजना में यह 22.3% के लगभग रहा है। इसी तरह से अगर हम सामाजिक सेवाओं को देखें, जिसमें हम विज्ञान, तकनीक, पर्यावरण और अन्य सामान्य सेवाओं को भी शामिल कर रहे हैं, तो द्वितीय योजना से 7वीं योजना तक यह 16 से 19% के लगभग रहा है। यानी कि पहली योजना में तो हम देख रहे हैं कि ये 24.1% है, लेकिन द्वितीय योजना में ये घटकर 18.3 आ गया और लगभग जो है यही रेशियो बना हुआ है। और बाद में हम देख रहे हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में यह थोड़ा बड़ा है और उसके बाद यह जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में 28.4% और फिर यह 11वीं योजना में 34.7% है, जो पहले से काफ़ी अधिक है। तो हम ये देखते हैं कि तीसरी योजना के बाद 1966 से सार्वजनिक परिवहन का जो क्षेत्रवार आवंटन है वो प्रतिशत की दृष्टि से लगभग समान रहा है। और यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में जो व्यय की निरपेक्ष राशि है वह बढ़ती गई है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में कुल परिव्यय एक काफ़ी बढ़ने पर एक क्षेत्र के व्यय के प्रतिशत के अगर मामूली वो घट भी जाता है तो निरपेक्ष रूप से वह राशि घट गई है ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो है वो प्रतिशत घटने पर भी जो निरपेक्ष रूप की जो राशि होती है वो बढ़ी हुई होती है और इससे उसे विकास के लिए अधिक वित्तीय साधन उपलब्ध हो जाता है। लेकिन कई बार मुद्रास्फीति के कारण विभिन्न मदों पर जो वास्तविक व्यय है वो उतना नहीं बढ़ पाता जितना कि मौद्रिक व्यय बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के संतुलित विकास का जो प्रयास है वह इन विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया है। और यह हमें सार्वजनिक क्षेत्र का जो यह सेक्टरल एलोकेशन है व्यय का, उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित विकास करने का प्रयास किया गया है। शक्ति, परिवहन और स्वयं उद्योग के विकास से कृषिगत क्षेत्र को भी लाभ मिलता है। उद्योगों में उर्वरकों का विकास जो है वह सीधा कृषि को लाभ पहुंचाता है। अतः विभिन्न क्षेत्रों का जो विकास है
वह एक दूसरे से बंधा हुआ है, एक दूसरे का पूरक होता है। इसलिए हम अगर यह कहें कि जो कृषि का जो विकास है वो पहले की तुलना में कम है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि विभिन्न दूसरे क्षेत्रों का जो विकास है वो एक दूसरे को प्रभावित करता है। और अन्य कारण जैसे कि भूमि सुधारों के क्रियान्वयन का अभाव, वर्षा की कमी, भूमि का कटाव, सिंचाई के साधनों के उपयोग में कमी, इन सब के कारण हम जरूर कह सकते हैं कि कृषिगत विकास के मार्ग में बाधा आई है। लेकिन जो है सभी क्षेत्रों के अंतर्गत जो है संतुलित विकास के उद्देश्य को ध्यान में रख के साधनों का आवंटन किया गया है। अतः भविष्य में हम कह सकते हैं कि कृषि में वित्तीय साधन लगाने के साथ साथ अन्य संस्थागत और संगठनात्मक अगर सुधार भी किए जाएं तो कृषि का विकास अधिक तेजी से हो सकता है। तो यह था विभिन्न क्षेत्रानुसार जो है सार्वजनिक परिव्यय का आवंटन, जिसमें हमने देखा कि विभिन्न क्षेत्रों को समान रूप से बढ़ाने की कोशिश की गई है, सभी में समान रूप से इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की है, ताकि अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास हो सके। तो आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।